क्रिस्टल ऑक्सीलेटर हमने स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में। क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का कंप्लीट थ्योरी इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया था। आज उसकी थोड़ा सा क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के मैथमेटिकल जो एनालिसिस है, रिजोनेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको लेंगे। तो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिस्टल जो ऑक्सीलेटर होता है बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। ये जो ऑक्सीलेटर है वो अबव 200 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज की एसी सिग्नल्स के जनरेशन का काम करता है। बेसिकली इस ऑक्सीलेटर का वर्किंग जो प्रिंसिपल होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड है। फिर हमने बताया था कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हमने ये बोला कि जब किसी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल के क्रॉस कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर या फिर कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस मैकेनिकल प्रेशर या फिर उस मैकेनिकल फोर्स के कारण उस क्रिस्टल मटेरियल में डिफॉर्मेशन होता है और डिफॉर्मेशन के कारण उस क्रिस्टल मटेरियल के एटम्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। एटम्स के मूवमेंट के कारण उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के दोनों सरफेस के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बिल्डअप हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक तो यहाँ पर एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर दिया, मैकेनिकल प्रेशर के कारण उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन के कारण उसके एटम्स का मूवमेंट हुआ, एटम्स के मूवमेंट के कारण उसकी दोनों सरफेस के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बिल्डअप हुआ। यहाँ तक का है, ठीक है। अब इसके दूसरा इनवर्स अगर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हम बात करें तो मान लिया जाए उस किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के क्रॉस कोई एक्सटर्नल अल्टरनेटिंग सिग्नल एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं तो उस एसी सिग्नल के कारण उस क्रिस्टल मटेरियल के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, मैकेनिकल वाइब्रेशन होता है। और मैकेनिकल वाइब्रेशन के रिजल्टिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेंस क्या होता है कि फिनोमेना अपीयर होगा, रिजोनेंस की घटना दिखाई देंगे और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेंट होने से एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी का या फिर एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का जनरेशन होना शुरू हो जाता है। ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक इनवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके बाद मैंने बताया था कि जनरली हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एडवांटेज ये है कि नेचुरली लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है और नेचुरली लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होने के कारण क्वार्ट्ज क्रिस्टल मटेरियल की कॉस्ट बहुत ही कम होती है। दूसरा मैंने बताया कि ये जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो मटेरियल होता है उसकी परफॉर्मेंस है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सारे चीज़ पर वो डिपेंड नहीं करता, अफेक्टेड नहीं होता, इस कारण हम उसको यूज़ करते हैं। अगला ये बताया कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो मटेरियल होता है उससे जनरेटेड जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो हाईली स्टेबल नेचर का होता है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी का या फिर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का वो जनरेशन करता है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस होने के कारण जनरली हम उसको ऑक्सीलेटर में हम फीडबैक नेटवर्क की तरह यूज़ करते हैं। फिर मैंने बताया कि इस रेक्टेंगुलर शेप्ड जो स्लेब है क्रिस्टल मटेरियल, उस क्रिस्टल मटेरियल के दोनों सरफेस अपर एंड लोअर सरफेस में हम दो कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट हम यूज़ करते हैं। दो कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट से हम एक एक टर्मिनल लेते हैं। इन दोनों टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। इनको क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और ये दोनों जो है वो क्या है, आपका मेटलिक प्लेट है। ये क्या है, आपका मेटलिक प्लेट। तो इन दोनों मेटलिक प्लेट से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पर्पस के लिए हमने दो टर्मिनल लिया जिसको इलेक्ट्रोड बोला और ये दो कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट है। तो हमने दो कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट के बीच में तीसरा आपका क्या रख दिया, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल को माउंट कर दिया, ठीक है। तो तीसरा हमने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल को माउंट कर दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे ही हमने इसमें क्या किया, दो मेटलिक कंडक्टिंग प्लेट के बीच में
तीसरा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल को माउंट किए, तो माउंट करने से ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो मटेरियल होता है एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, और ये दो मेटलिक जो आपका कंडक्टिंग जो प्लेट है वो कैपेसिटर की दो प्लेट की तरह। तो कंप्लीट होता क्या है कि यहाँ पर दो कंडक्टिंग प्लेट है वो सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्ट ऐसा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो होता क्या है कि जैसे ही हमने दो मेटलिक प्लेट के बीच में उस क्रिस्टल मटेरियल को माउंट किए, तो माउंटिंग करने से कंप्लीट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। तो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। किसकी तरह? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है। ये कब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव किया? व्हेन वी माउंट, जब हमने क्या किए, इसमें क्रिस्टल जो मटेरियल है उसको दो मेटलिक प्लेट के बीच में माउंट किए हैं। तो बाय माउंटिंग दी crystal material between two metallic conducting plate a capacitance is formed which is known as mounting capacitance। ठीक, जिसको हम क्या बोलेंगे? माउंटिंग कैपेसिटेंस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? माउंटिंग कैपेसिटेंस। इस कैपेसिटेंस को हम माउंटिंग कैपेसिटेंस बोलेंगे, और इस माउंटिंग कैपेसिटेंस को हम मैथमेटिकली किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम Cm से। क्लियर हुआ? तो ये माउंटिंग कैपेसिटेंस है। माउंटिंग कैपेसिटेंस कैसे बना? बाय माउंटिंग अ पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल मटेरियल बिटवीन टू कंडक्टिंग मेटलिक प्लेट। ठीक है, तो जैसे ही हमने उसको दो कंडक्टिंग प्लेट के बीच में क्रिस्टल मटेरियल को माउंट किए, माउंट करने से कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह जो बिहेव करने लगता है तो उस कैपेसिटेंस को हमने क्या बोला? माउंटिंग कैपेसिटेंस। माउंटिंग कैपेसिटेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? Cm से। अब अगला चीज, जैसे ही हम उस क्रिस्टल के सरफेस के क्रॉस हम एक्सटर्नल एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, या फिर हम कोई एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करेंगे, तो होता क्या है? एक्सटर्नल अप्लाइड एसी सिग्नल या फिर एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर के कारण वो क्रिस्टल जो मटेरियल होता है दो मेटलिक प्लेट के बीच में क्या करेगा? वाइब्रेट करने लगता है, मूव करने लगता है। तो बाय वाइब्रेशन के कारण, मूव करने के कारण वहां पर क्या होता है? फ्रिक्शनल लॉसेस होता है। क्या लॉसेस होता है? फ्रिक्शनल लॉसेस होता है। तो उसके कारण जो फ्रिक्शनल जो लॉसेस होता है, एक्चुअल में ये फ्रिक्शनल जो लॉसेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड दिस मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किससे रिप्रेजेंट किया इसको? रेजिस्टेंस है। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? रेजिस्टेंस। तो एक्चुअल में जो जैसे ही हम उसमें मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किए, तो एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर के कारण क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दो सरफेस के बीच में वाइब्रेट किया। दो सरफेस के बीच में वाइब्रेट करने से उसमें फ्रिक्शनल लॉसेस हुआ। उस फ्रिक्शनल लॉसेस को इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट किससे रिप्रेजेंट किया? रेजिस्टेंस से। क्लियर हुआ? अगला चीज, तो जैसे ही हमने उसमें एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एसी सिग्नल किए तो फ्रिक्शनल लॉसेस हुआ। उस फ्रिक्शनल लॉसेस का इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट मैंने उसको रेजिस्टेंस दिया। अब होता क्या है कि उस क्रिस्टल मटेरियल का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, और उस मास के कारण वो क्रिस्टल जो मटेरियल जो होता है एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की करेक्टरिस्टिक्स शो करता है, अपोजिशन की करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। वो अपने बॉडी में डिफॉर्मेशन का क्या करता है? अपोज करता है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के द्वारा अपने बॉडी में डिफॉर्मेशन का अपोजिशन करने का जो करेक्टरिस्टिक्स है उसको मैकेनिकल में हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया एंड दिस इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। इसको हम आर से, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें? इंडक्टेंस। क्लियर हुआ? तो वो क्या होता है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपने मास के कारण अपने ऊपर आरोपित जो बल है
उस आरोपित बल है उसको विरोध करने का गुण रखता है। तो वो अपने ऊपर आरोपित बल को विरोध करने का जो गुण है वो उसकी मास के कारण होता है, और मास के कारण जो अपोजिशन की क्वालिटी होती है उसको हम मैकेनिकल में इनर्शिया बोलते हैं, और उस इनर्शिया को हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंडक्टेंस। क्लियर हुआ। अगला जो है हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के कारण उसकी बॉडी में डिफॉर्मेशन होता है, तो डिफॉर्मेशन के कारण उसकी चेंज डायमेंशन का अपोज करता है। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होता है, उसको स्टीफनेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्टीफनेस बोलते हैं। और ये स्टीफनेस है, इस स्टीफनेस का इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। और इस कैपेसिटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी से। तो इनर्शिया को इंडक्टेंस है, स्टीफनेस को कैपेसिटेंस है, फ्रिक्शनल लॉसेस को किससे रिप्रेजेंट किया, रेजिस्टेंस है। तो ये तीन जो पैरामीटर है वो व्हेनेवर वी अप्लाई एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर और एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल एसी सिग्नल, तो जैसे ही हम उसके अक्रॉस कोई एक्सटर्नल एसी सिग्नल दिए, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किए या फिर कोई फोर्स दिए, तो ये तीन फिनोमेना हुआ। फ्रिक्शनल लॉसेस उसको रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया, इनर्शिया को मैं इंडक्टेंस से शो किया, स्टीफनेस को मैं कैपेसिटेंस से शो किया। तो तीन पैरामीटर है वो क्या मिला आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रेशर और मैकेनिकल फोर्स। क्लियर हुआ। नाउ वी कैन ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट सर्किट। सो इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट ऑफ क्रिस्टल मटेरियल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट कैसे होगा। हमने उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ माउंट किया, तो माउंट करने से वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव किया, तो माउंटिंग कैपेसिटेंस हुआ। जैसे उसमें मैकेनिकल प्रेशर या फिर एसी सिग्नल दिए, तो ये तीन चीज़ मिल रहा है। ये तीनों गुण हैं वो आपस में कब मिल रहे हैं, जब हम वो अप्लाई किए। तो ये आपका तीनों चीज़ सीरीज में मिलेगा, एक साथ मिलेगा, मतलब सीरीज में, तो इसको सीरीज फॉर्म में तीनों एक चीज़ एक कारण के वजह से मिला है, फोर्स से अप्लाई करने या एसी सिग्नल। तो ये है, तो ये कंप्लीट इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो SCM माउंटिंग कैपेसिटेंस है बाय माउंटिंग दी crystal structure between two metallic conducting plate, and this phenomena appears after applying some external force or applying external AC signal। तो AC सिग्नल अप्लाई करने के बाद ये तीन चीज मिला, और ये सिर्फ माउंटिंग करने से मिल रहा है। सो दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल मटेरियल और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नाउ अब ये देखने से पता चल जा रहा है कि ये कंप्लीट जो सर्किट है वो रिजोनेंस सर्किट दिख रहा है यहाँ पर, पैरेलल RLC और पैरेलल RLC, सीरीज RLC इस टाइप का। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये क्रिस्टल जो ऑक्सीलेटर में ऑक्सीलेशन जो होता है वो रिजोनेंस फिनोमेना के कारण होता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो उसकी पार्टिकल है, उसकी एटम्स हैं, उसमें वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन है वो रिजोनेंस के कारण होता है। रिजोनेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण ही इसमें सिग्नल का जनरेशन होता है। तो दो तरीके से रिजोनेंस होंगे यहाँ पर, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज रिजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, सीरीज रिजोनेंस, ठीक है। तो सीरीज रिजोनेंस कब होंगे, सीरीज रिजोनेंस कब होंगे, जब इस पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट का सीरीज आर्म का टोटल रिएक्टेंस क्या होगा, 0। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि जब भी कोई सर्किट है या फिर किसी भी मटेरियल, किसी भी स्ट्रक्चर में रिजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, पेयर होता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट की टोटल जो रिएक्टेंस होती है कंप्लीटली 0 होती है। तो सीरीज रिजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स तभी मिलेगा जब उस सर्किट के सीरीज आर्म का टोटल रिएक्टेंस है वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो सीरीज RLC आर्म है, तो जब इस सीरीज RLC आर्म का टोटल रिएक्टेंस है वो 0 होगा, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में सीरीज रिजोनेंस की फिनोमेना है वो अपीयर होंगे।
तो ये सीरीज रिजोनेंस कंडीशन में सर्किट का टोटल रिएक्टेंस 0 होगा, तो इसकी रिएक्टेंस को एक्स एल एस सीरीज रिएक्टेंस प्लस इसका क्या होगा एक्स सी एस क्लियर इक्वल टू 0। तो कोई भी रिजोनेंस की कंडीशन में सर्किट का टोटल रिएक्टेंस ऑलवेज क्या होता है 0। तो एक्स एल एस प्लस एक्स सी एस इक्वल टू 0, तो सर्किट का टोटल रिएक्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब एक्स एल एस उस सीरीज इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्स सी एस उस कैपेसिटर सीरीज कैपेसिटर का कैपेसिटी रिएक्टेंस है। इसको शो करेंगे तो क्या होगा, ये जे ओमेगा एल एस और एक्स सी क्या होगा 1 जे ओमेगा सी एस। अब सीरीज रिजोनेंस है तो फ्रीक्वेंसी को ओमेगा एस ले लेते हैं, सीरीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी करके ये जे को ऊपर ले जाते हैं, तो जे ओमेगा एस एल एस माइनस जे होगा ऊपर जाएगा तो माइनस जे डिवाइडेड ओमेगा एस सी एस इक्वल टू 0। जे कैंसिल होगा, ओमेगा एस एल एस इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/ओमेगा एस और सी एस। यहाँ पर एस है वो सारे चीज़ सीरीज के लिए है ना, ओमेगा एस मतलब सीरीज एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पर अगला चीज़ है, अब ओमेगा को एक तरफ ले आएंगे तो ओमेगा एस का स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 क्या होंगे एल एस इंटू सी एस। अब स्क्वायर रूट ले लो तो इधर क्या बनेगा ओमेगा एस और इधर क्या बनेगा 1/√एल एस और ये सी एस। मुझे ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर दो 2πfs के टर्म में, तो 2πfs इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√एल एस इंटू सी एस और ये एफ एस इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√एल एस इंटू सी एस। नाउ दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट एसी सिग्नल विच इज जनरेटेड इन रिजोनेंस। मतलब ये सीरीज रिजोनेंस की कंडीशन जब अपीयर होंगे तो इसी पर्टिकुलर कंडीशन पर ही सीरीज रिजोनेंस आपको मिलेगा। नाउ आफ्टर दैट दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर सीरीज रिजोनेंस इन केस ऑफ क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। नाउ नेक्स्ट है आपका पैरेलल रिजोनेंस। ठीक है, तो पैरेलल रिजोनेंस की बात करेंगे तो पैरेलल रिजोनेटिंग कंडीशन में क्या होता है, सर्किट की कंप्लीट पैरेलल आर्म्स का टोटल रिएक्टेंस क्या होगा 0। ऐसे ये वाला ये कंप्लीट पैरेलल आर्म है। ओके, तो इस कंप्लीट पैरेलल आर्म में सर्किट का टोटल रिएक्टेंस क्या होंगे 0। तो पैरेलल रिजोनेटिंग कंडीशन में सर्किट की इस पैरेलल आर्म का टोटल रिएक्टेंस क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो अब सीरीज का बात कर रहा था, ये पैरेलल में सर्किट का पैरेलल रिजोनेंस की कंडीशन कब मिलेंगे, जब उस क्रिस्टल ऑक्सीलेटर के कंप्लीट पैरेलल सर्किट का टोटल रिएक्टेंस क्या होगा 0 होगा। ऐसा थ्योरी लिखना फिर इसको 0 कर देना। तो ओमेगा एक्स एल एस ये इंडक्टर का हो गया, एक्स सी एस ये सीरीज कैपेसिटर का हो गया, प्लस एक्स सी एम ये माउंटिंग कैपेसिटेंस का हो गया। और जब ये टोटल रिएक्टेंस 0 होंगे तब वो पैरेलल रिजोनेंस की कंडीशन है वो अपीयर होगा। तो एक्स एल एस मतलब ये क्या होगा जे ओमेगा एल एस प्लस एक्स सी एस मतलब क्या हो जाएगा 1/जे ओमेगा सी एस। एक्स सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/जे ओमेगा सी एम और इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। अभी पैरेलल रिजोनेंस की बात चल रहा है, तो पैरेलल रिजोनेंस की कंडीशन है जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पेयर होंगे उसे पैरेलल रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो यहाँ पर एंगुलर के जगह में इसको ओमेगा पी दे देते हैं, ये जे को ऊपर तरफ ले जाते हैं तो ये जे ओमेगा पी एल एस ये ऊपर जाएगा तो माइनस जे ओमेगा पी सी एस ये ऊपर जाएगा तो फिर से माइनस जे ओमेगा पी सी एम और इक्वल टू 0 हो जाएगा।
जे से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा पी एल एस माइनस 1/ओमेगा पी सी एस माइनस 1/ओमेगा पी सी एम और इक्वल टू क्या होगा 0। माइनस माइनस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं माइनस वाले टर्म को, तो ओमेगा पी एल एस इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा पी सी एस प्लस 1 क्या होगा ये ओमेगा पी सी एम होंगे। क्लियर हुआ। यहाँ से दोनों से 1/ओमेगा पी कॉमन ले लेते हैं तो 1/ओमेगा पी अंदर बचेगा 1/सी एस प्लस 1 क्या हो जाएगा ये सी एम और यहाँ पर बचेगा ओमेगा पी एल एस। ठीक है, ओमेगा को एक तरफ ले आते हैं, इसको इधर इसके इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये ओमेगा पी का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा ये एल एस और ये हो जाएगा इंटू सी इक्विवेलेंट। ये पूरे को मैं क्या मान लिया वेयर 1/सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/सी एस प्लस 1/सी एम। तो जहाँ पर भी सी 1/सी इक्विवेलेंट जैसा टर्म आएगा तो वहाँ पर ये आएगा, समझ जाओ। तब ओमेगा पी स्क्वायर रूट ले लो तो ओमेगा पी हो जाएगा और इधर स्क्वायर रूट ला जाएंगे तो 1/एल एस इंटू सी इक्विवेलेंट। ओमेगा पी इक्वल टू होता है 2π/f(p), तो ये हो जाएगा 1/√एल एस इंटू सी इक्विवेलेंट। एफ पी इक्वल टू हो जाएगा 2π से डिवाइड करोगे तो 1/2π और अंडर रूट हो जाएगा एल एस सीक्वेंस। सो दिस विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, तो आपका ये क्रिस्टल जो ऑक्सीलेटर है दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेंस की कंडीशन शो करता है, एक सीरीज और दूसरा क्या होता है पैरेलल। तो सीरीज रिजोनेंस की कंडीशन में उसके सीरीज आर्म का टोटल रिएक्टेंस 0 होगा और पैरेलल रिजोनेटिंग कंडीशन में सर्किट के उस पैरेलल आर्म का टोटल रिएक्टेंस है वो क्या होंगे 0 होंगे। तो ये दो है। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये रिजोनेटिंग कंडीशन का है। अगर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की हम एडवांटेज की बात करें तो ये दो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो रिजोनेंस की कंडीशन शो करेंगे और कांस्टेंट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का जनरेशन करेगा। अगर हम एडवांटेज की ओर बात करें तो ये क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल या पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल है, नेचुरली लार्ज अमाउंट में होने के कारण क्या होता है इसकी कॉस्ट क्या होता है कम, मतलब चीपर होता है। दूसरा बोल सकते हो हाईली स्टेबल आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है। तीसरा ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का जनरेशन करता है। इसकी रेंज क्या बताया था मैं 100 किलो हर्ट्ज से लेकर 100 मेगा हर्ट्ज तक का। ठीक है, फिर क्या बताया था इसकी परफॉर्मेंस जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जैसे पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये सारे चीज़ एडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो ये है कि क्रिस्टल मटेरियल से जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होती है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर में एक्चुअल में उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के थिकनेस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी की सिग्नल की जनरेशन के लिए उस क्रिस्टल की थिकनेस है उसको एज पॉसिबल एज क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अगर हम उसकी थिकनेस को अगर कम कर देते हैं तो क्या होता है वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है मैकेनिकली वीकेस्ट हो जाता है और मैकेनिकली वीकेस्ट होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो थिकनेस पर डिपेंड करता है इसकी जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, ये उसकी क्या है ड्रॉबैक्स है। एडवांटेज ये क्वालिटी, इसकी क्वालिटी फैक्टर हाई होता है, ये भी इसका क्या है एडवांटेज है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस है वो स्टेबल होगी। एप्लीकेशन अगर देखे जाए तो रेडियो, टीवी, ट्रांसमीटर, रिसीवर में यूज़ होता है, सेल फोन में यूज़ होता है। ये सारे जगहों पर माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जितने भी ऑटोमेशन सिस्टम हैं वहाँ पर कंट्रोलर और प्रोसेसर को पल्स सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।